आप सभी मित्रों का एक बार फिर से बहुत बहुत नमस्कार मेरे से जुड़ने के लिए इस YouTube के वीडियो माध्यम से। तो मैं आज शाम से एक न्यूज़ का वेट कर रहा था कि एक्चुअली मेरे को लग रहा था कि शायद आती होगी, एक कंफर्मेशन आ जाएगा तो मैं आपके साथ उसे व्यक्त करना ठीक समझूंगा कि कल से ही एक्चुअली एक दौर चालू हो गया था और लग रहा था कि आज शाम तक कुछ कार्रवाई की जाएगी। तो हुआ यह है कि पड़ोसी मुल्क में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के ऊपर एफआईआर कर दी गई है। एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर उनके ऊपर ये एफआईआर की है और कल रात से ही ये दौर चालू था पाकिस्तान के अंदर। और पहले जैसा कि जो दर्शक पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि कल या जो भारतीय मूल के भी जो दर्शक हैं जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियोस को देखते रहते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो आपको पता होगा कि कल कैसे इमरान खान का लाइव कवरेज रुकवाया गया पहले मीडिया हाउसेस में, एंड देन उसके बाद एक के बाद एक उनके जो यूट्यूब चैनल थे और जो बाकी के सोशल मीडिया अकाउंट्स थे उन पे कार्रवाई करनी शुरू हुई। और अभी जस्ट चंद मिनटों पहले, वीडियो शायद कल आएगा 22 अगस्त को, अभी 21 अगस्त है आज, अभी वक्त 10:30 बज रहे हैं रात के, तो वीडियो शायद कल ही अपलोड हो पाएगा। मैं ट्राई करूँगा अगर आज रात तक हो जाए तो देखते हैं जो भी रहता है सिनेरियो। लेकिन बात क्या है, आप आज 21 तारीख है, 21 अगस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं आज इस चैनल पे कह रहा हूँ और अपने वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ, पाकिस्तान में आपको दिवाली देखने को मिलेगी। वहाँ पे इंटरनल पॉलिटिकल सिनेरियो इतना इतना विध्वंसक करार दिया जाएगा आने वाले ही इस अगस्त महीने के अंदर अंदर ही कि वो मैं उसको बयां भी नहीं कर सकता कि शायद आपको इतना कुछ देखने को मिल जाए इस आने वाले दिनों में ही, और आज रात से ही शायद देखने को मिलना चालू हो जाएगा। तो नज़र बनाए रखिएगा, मैं भी और आप भी, देखते हैं क्या होता है। वैसे जहाँ तक मेरा तजुर्बा कह रहा है, मुझे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इमरान खान के बहुत फॉलोअर्स हैं। इमरान खान ने, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उसको कोई लोग जाने वाले नहीं हैं। भारतीय मीडिया में और भारतीय लोग जो जगह जगह बैठे हुए हैं और काफ़ी बातें करते हैं कि इमरान खान 10,000 20,000 की भीड़ इकट्ठा कर लेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं नहीं मानता इस चीज़ को। इमरान खान के फॉलोअर्स हैं पाकिस्तान में काफ़ी, देखिए उनकी आर्मी का हाथ है उन लोगों के ऊपर, सबको पता है, नो डाउट। पर जब से ये फेरबदल चालू हुआ है, पॉलिटिकल डिसअलाइनमेंट चालू हुई है, तब से इमरान खान के फॉलोअर्स शायद उसके पहले फॉलोअर्स से भी ज़्यादा हो चुके हैं। यानी मुझे लगता है कि जब से ये मूवमेंट चालू हुआ है पिछले 4-5 महीने से, काफ़ी कुछ ग्रोथ आई है उसके रेस्पेक्ट में। क्योंकि जब जब मौत आती है तो आदमी सच बोलता है, और उसने सच बोला बाद में, और सच के साथ लोगों का झुकाव रहता है हमेशा। जब आप सच को एक्सेप्ट करने लगते हैं, जब आप अपनी असली चीज़ों को दिखाने लगते हैं कि असलियत में आप कहाँ स्टैंड करते हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं। और आई थिंक वो एक बड़ा पॉलिटिकल आस्पेक्ट रहेगा और आपको कुछ दिनों में देखने को मिलेगा, मैं बहुत श्योर हूँ। काफ़ी फॉलोअर्स हैं इमरान खान के, नो डाउट। आप कितना ही यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो ये बात कहते हैं 10-20 हज़ार लोग आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, मैं नहीं मानता उस बात को। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि इमरान खान जाते जाते कुछ बहुत बड़ा कर गया है, और इंटरनल मैटर्स को लेके तो खासकर कि जो सिनेरियोज आपको देखने को मिलेंगे वो शायद काफ़ी विध्वंसक साबित होंगे पाकिस्तान के लिए और भारत के लिए। जियो पॉलिटिकल सिनेरियोज में कैसे उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है या फिर क्या करना है, वो मैं विदेशी जो हमारी मंत्रालय है मैं उसकी तरफ पे जोड़ देता हूँ कि वो ही जाने कि क्या करना है क्या नहीं करना। बट देखना रहेगा, दिलचस्प रहेगा। देखिए जी, हमें तो पिक्चर देखने को मिलेगी एक, और पिक्चर कितनी हिट जाती है वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। खैर, बहरहाल आगे चलते हैं। जो
आज आप लोगों से एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से जुड़ना चाह रहा था। मैं काफ़ी कुछ चलता रहा इस बीच में, तो इधर चलता रहा सब चीज़ें। इस वजह से मैं आपसे जुड़ ही नहीं पाया हूँ उस कोविड के दौर के बाद से। तो आज आए हैं, बहुत कुछ लाए हैं आपके लिए। बने रहिए मेरे साथ वीडियो की शुरुआत में। तो वीडियो की शुरुआत चाइना ताइवान के सिनेरियो से करते हैं। और इन सब के जनक, इस सारी फसाद के जनक अमेरिका, यूएस एंड मिस्टर जो बाइडेन के रवैये से भी करेंगे कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली कर क्या रही है। तो आपको याद हो शायद 2014 में और हाल ही के दिनों में जब से रशियन इन्वेजन चालू हुआ, तो काफ़ी लोगों ने इस बात को दोबारा कोट करना चालू किया था कि 2014 में क्रीमिया में जैसे इन्वेजन रशिया ने किया था, उसी तरीके का इन्वेजन कुछ रहेगा और डोनबास और लुहांस वाला वो एरिया लेंगे एंड देन उसके बाद ये सब ख़त्म हो जाएगा, जो कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ना ही तो रशिया अंदर तक घुस पाया है और ना ही वो उस तरीके से घुसना चाह रहा है जिस तरीके से उसे घुसना चाहिए था। रशिया भी काफ़ी बाद में चेंज हुआ अपने पॉलिटिकल आस्पेक्ट्स को लेके, जो उसको जियो पॉलिटिकली अचीव करना था। वही है, एक चलते वॉर में आप डे बाय डे कुछ ना कुछ नया एनालाइज करके कुछ सीखते ज़रूर हैं। और उन्होंने भी यही किया, उन्होंने ये जंग को लंबा खींच लिया है और ये जंग इतनी लंबी खींचती जा रही है कि अभी वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से यूरोप को बहुत ट्रोल कर रहे हैं। और यूरोप को ट्रोल करने का माध्यम ये है कि जो गैस पाइपलाइंस हैं और जो बाकी की चीज़ें हैं उनको लेके ये जो तंज कसे जा रहे हैं रशिया के द्वारा यूरोप के ऊपर, वो काफ़ी बड़ा सिनेरियो साबित होगा आने वाले समय पे। मुझे भी उम्मीद है कि जैसे जैसे सर्दियाँ नज़दीक आती रहेंगी, यूरोप के लिए काफ़ी कुछ सीखने वाली बातें रहेंगी। बिकॉज जैसा कि जयशंकर की वो वीडियो आपने सभी ने देखी होगी कि यूरोप आज तक सबको हमेशा यही समझता था कि भाई जो यूरोप का प्रॉब्लम है वो दुनिया का प्रॉब्लम है और दुनिया का प्रॉब्लम यूरोप का प्रॉब्लम नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा जयशंकर जी ने ये बात रखी और डॉक्टर जयशंकर जी ने। एंड यूएस जो हमेशा से एक नरेटिव को आपके ऊपर थोपना चाह रहा था, जयशंकर जी ने वो पूरे का पूरा नरेटिव जो है ब्रेक डाउन कर दिया वहीं पे। और काफ़ी ये सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे ही नहीं किया गया, जयशंकर जी को काफ़ी सारी जगह पे, हर जगह जहाँ भी वो गए इस इन्वेजन के बाद, उनसे सिर्फ और सिर्फ एक सवाल पूछा जाता था कि क्या इंडिया फ्यूल नहीं कर रहा इस वॉर को, या यूक्रेन में जो हो रहा है। और हर बार जयशंकर जी ने, डॉक्टर एस जयशंकर ने जो जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब, हर उस बात का जो यूएस रखवाना चाह रहा था कि कैसे इंडिया रिस्पॉन्सिबल है इन फ्यूलिंग ऑफ दिस वॉर, जो कि सच नहीं है। हम सभी जानते हैं, आप सभी को अपने अपने फ़ायदे, अपने अपने नुकसान दिखते हैं। तो क्यों ना भारत भी अपने फ़ायदे और नुकसान देखे। हमने वीट बैन कर दिया, हम नहीं दे रहे अब किसी को वीट। हमारा वीट सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी कंट्रीज़ को, जैसे मतलब हम लोगों ने दुनिया का ठेका उठाया हुआ था। वो गांधीवादी सोच हमारी आज तक इन लोगों ने, जो वेस्टर्न एलाइज हैं और जो बाकी के लोग हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ हमें सीमित रखा गया उन छोटी कंट्रीज़ को सामान देने के लिए, जहाँ से हमें उतना प्रॉफिट नहीं मिल सकता जितना प्रॉफिट हम बाकी कंट्रीज़ के साथ बिजनेस करके पा सकते हैं। काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और काफ़ी अलग दूसरी कंट्रीज़ हैं जो कि हमें ज़्यादा मार्जिन पे सामान खरीद सकती है हमसे, पर हमें वो सिनेरियोस प्रोवाइड ही नहीं करवाए जा रहे थे। और जब इन्होंने ये बात रखी तो इन्होंने सीधा क्या, मैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की बहुत दाद देता हूँ। कोई भी कहीं से कहीं तक कोई मेल जोल नहीं आप कर सकते। उन्होंने जो मोल भाव किया है वो आज तक कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। तभी सबके हाथ पैर ठंडे हो गए कि कैसे यार, इतना कैसे कोई बदल सकता है,
आप तो गांधीवादी लोग थे, ये कैसे चेंज आ गया है आपके अंदर? आप कैसे दुनिया को अपना पाठ पढ़ाने लगे हैं कि भाई साहब हम भी डिज़र्व करते हैं, हम 140 करोड़ की पॉपुलेशन है और आपसे कई ज़्यादा हमारे पास बर्डन है, तो अपने लोगों का फ़ायदा तो हम भी देखेंगे। ये कहाँ से आ गया? आप तो दूसरों का भला करने चलते थे, आज आप अपना भला कैसे सोचने लगे? ये जो सिनेरियो में बदलाव आया है, यहाँ से चीज़ें बदल चुकी हैं। तो उन्होंने भी कहा कि भाई अब जो फूड जगह जो दूसरी कंट्रीज़ में जाता है, या वीट जो है बेसिकली यूक्रेन 30% और रशिया 30% मिलके वीट का एक्सपोर्ट करते थे, वो सारा रुक चुका है। जो भी चल रहा होगा थोड़ा बहुत, मैं उसके डाटा के पास नहीं है, मेरे पास कुछ ऐसा डाटा कि क्या कुछ चल रहा है अब या नहीं चल रहा, बट आई एम नॉट श्योर कि ज़्यादा कुछ चल रहा होगा। उसके बाद जो छोटी कंट्रीज़ है, जो छोटी अफ्रीकन कंट्रीज़ है, जहाँ हमारा वीट जाता था, जो बहुत सस्ते दाम पे, आप ध्यान से सुनिएगा, जो बहुत सस्ते दाम पे हमसे वही गेहूँ खरीदते थे, हमें कभी भी अपना गेहूँ या अपना कोई और सीरियल किसी और डेवलपिंग कंट्री को या किसी और डेवलप्ड कंट्री को नहीं बेचने दिया जाता था। हमें सिर्फ और सिर्फ रेस्ट्रिक्ट किया गया उन कंट्रीज़ के लिए जो बहुत गरीब है, या जहां हम दया भावना की दृष्टि से अपने आप को आगे रख सकते हैं कि वासुदेव कुटुंबकम लीजिए, ये सब आपका है, हमें अपना बिजनेस देखना ही नहीं है। तो यहाँ सिनेरियो में अब चेंजेस आए हैं, देखना पड़ेगा कि आगे कब तक चलेगा ऐसा कुछ। मुझे थोड़ा सा अभी भी डाउट है कि यहाँ पे जियोपॉलिटिकली विन विन होगी इंडिया की या नहीं होगी, मुझे थोड़ा सा डाउट है। बात चल रही है बहुत जगह से, मुझे याद है 1.5-2 महीने पहले पीयूष गोयल जी काफ़ी मिडिल ईस्टर्न अलाइज के साथ और काफ़ी दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी वो लोग बैठे थे, जहाँ पे वो वीट का डिस्कशन कर रहे थे। पता नहीं ये चीज़ें कहाँ तक जाएंगी, कौन कब का डिसीज़न लेगा, बट अभी तक तो कोई फैसला किसी और कंट्री की तरफ से तो नहीं आया कि हाँ हम आपके वीट खरीदेंगे। हाँ, सबने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को लेके तो बात रखी है, बिकॉज इंडिया में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट वो भी हो जाएगा अगर सामने वाला कोई एलआई अच्छा आपको पैकेज प्रोवाइड करे, और उन्हें पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, वी कांट डिनाई। सिर्फ एक वीट की ही बात है, आराम से किया जा सकता है ऐसा कुछ, इसमें कुछ हमें बहुत बड़ा कुछ करना नहीं है, हमारे पास सब कुछ है प्रोवाइडेड, यहाँ पे पानी है हमारे पास ऐसा सॉइल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ज़्यादा अगर हमारे को दूसरी कंट्री सपोर्ट करती हैं जहाँ से हम बिज़नेस करना चाह रहे हैं। एक्चुअली में छोटी कंट्रीज़ के साथ बिज़नेस करके कोई फ़ायदा नहीं है हमें। अभी अगर आगे की सोचनी है तो थोड़ा बड़ा सोचना ही पड़ेगा कि दया भावना वाली चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। मेरे को ये चीज़ें ठीक है, अपनी जगह पे सब सही रहता है, मगर आज आपको अपना फ़ायदा देखना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं, चाइना और ताइवान के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको याद होगा चाइना ने एक वेसल भेजा था यांग 5, तो वैंग 5 जो वेसल आया हुआ था हनबनटोटा, तो यहाँ पे भी एक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो ये बना था कि पहले इंडिया ने इसका प्रोटेस्ट किया कि ऐसे ऐसे नहीं आना चाहिए। श्रीलंका से हाई कमीशन से बात की गई, श्रीलंकन हाई कमीशन ने चाइनीज़ जो उनके एम्बेसडर हैं उनसे बात करी, और बीच में ये हुआ कि उन्होंने मना कर दिया कि ओके हमारा वैंग 5 नहीं आएगा किसी भी सो कॉल्ड रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए। आप वो शिप अगर शायद मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जो शिप है ये रिसर्च के लिए आया हुआ था, आप इस शिप को ज़रा देखें और आप मुझे बताइएगा कि कौन सी रिसर्च होती होगी इस शिप से। ये कोई स्पाई शिप नहीं था, ये कोई मिलिट्री ग्रेड शिप नहीं था, देखने से भी शायद आपको अंदाज़ा लग जाए कि ये रिसर्च शिप था कि मिलिट्री ग्रेड शिप था। खैर, ये वेसल आया और उसी पोर्ट पे गया जिस पोर्ट पे चाइना ने श्रीलंका में काफ़ी पैसे लगाए, हनबनटोटा। माँ रहा ये, साथ ही साथ हुआ क्या,
हुआ ये कि इंडियन नेवी के भी कुछ ऑफिशियल्स पहुंचे श्रीलंका उस दौरान। पता नहीं कितने लोगों ने नोटिस किया। वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके एक एयरक्राफ्ट को लेके पहुंचे हैं। वो इंडियन नेवी ने गिफ्ट किया है उनको, श्रीलंका को, और वो वहीं रहे, वापस नहीं गए। वो 2 या 3 दिन की विज़िट पे थे वहाँ पे, और वो लोग वहीं पे बने रहे। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे क्या क्या भापा है वो इंडियन नेवी के ऑफिशियल्स ही बेहतर जान पाएंगे, बता पाएंगे। मैं इसमें कमेंट करना ठीक नहीं समझता, पर हाँ शायद गर्मी नापने गए होंगे, और 2-3 दिन वो वेसल भी वहाँ थी, और वो 2-3 दिन वो इंडियन नेवी के ऑफिशियल्स भी वहाँ थे। तो पता नहीं, हो सकता है कुछ रिलेशन हो, आई कांट से एनीथिंग। और पता भी होगा तो शायद यहाँ बोला भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये चीज़ें कोई रिपोर्टेड नहीं है, और मैं ऐसी कोई बात यहाँ पे कहूँगा भी नहीं जो रिपोर्टेड ना हो, तो यू नेवर से। लेकिन हाँ, इंडियन नेवी के ऑफिशियल्स वहाँ पे थे 3 दिन की विज़िट पे, 2 या 3 दिन की विज़िट पे थे वो। और चलिए खैर, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो शिप तो आया ही आया, ताइवान में पूरा यूएस का डेलीगेशन पहुंच गया। पेलोसी ने स्टार्ट करा, जो वहाँ की सेक्रेटरी हैं, और उसके बाद एक के बाद एक आज भी कोई आई थिंक इंडियाना, यस, वहाँ के जो पॉलिटिकल आपके उनके इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, आज वो ताइवान पहुँचे हैं। एक के बाद एक यूएस डेलीगेशन ताइवान पहुँच रहा है पेलोसी के बाद, और ताइवान का खुले दिल से वेलकम कर रहा है, ये जानते हुए भी कि उसके पीछे क्या पक रहा है पता नहीं है, कि कैसे सिनेरियोज़ को डेवलप किया जा रहा है। एक के बाद एक चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। अगर आपको पता हो, अमेरिका ने 2014 में मुझे नहीं पता कि कितने जानते हैं ये लोग बात, कि विक्टोरिया न्यूलैंड जो मैडम थी, वो 2014 में जब ये ईस्टर्न और वेस्टर्न यूक्रेन वाला सिस्टम चालू हो गया था और ये यूरोप मैदान वाला सिस्टम चालू हुआ था, वो वहाँ पे प्रेजेंट थी। और उस समय वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडन ही थे, और वो मैडम जो बाइडन को ही रिपोर्ट कर रही थी सब कुछ। तो एक वेस्टर्न अलाय वहाँ था जो उस समय ये सब कंट्रोल कर रहा था। ये रिपोर्टेड है, बीबीसी ने आई थिंक कोट कर रखा है, या किसी और न्यूज़ चैनल ने किया हुआ है। ये रिपोर्टेड है कि वही मैडम कंट्रोल कर रही थी सारी मीटिंग्स को। और उसके बाद प्रेसिडेंट जो बाइडन ही बने, और उसके बाद आपको पता ही है कि क्या सिनेरियो चले हैं वहाँ पे। रशिया का इन्वेजन हुआ है और अभी चल रहा है ये सब कुछ। तो एक के बाद एक डेलीगेशन ताइवान पहुँचता है। अफ़गानिस्तान से भी ये लोग उठ के भाग गए, और जो सब जानते हैं वहाँ क्या हुआ। फिर कोई बताने के लिए कोई वो नहीं है, सब ने वो दृश्य देखे हैं जब एयरक्राफ्ट से वो लोग गिर रहे थे, और लोग भाग रहे हैं इधर से उधर पागलों की तरह। पूरा काबुल में जो एयरपोर्ट था वहाँ की क्या हालत थी, सब लोग जानते हैं। मैं कोई इसमें बात आगे। अच्छा, 2 सिनेरियो हैं यहाँ पे। अब चाइना तो कर क्या रहा है? चाइना, इज इट प्रिपेयरिंग फॉर वॉर? आई डोंट थिंक सो कि चाइना इज़ प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, बट ये हमें यूक्रेन रशिया के टाइम पे भी लगा था कि रशिया विल नॉट गोइंग फॉर अ वॉर, रशिया जियोपॉलिटिकली इसको हैंडल करेगा, बट रशिया ने वॉर की शुरुआत कर दी थी। तो अभी भी यहाँ पे मेरा कोई भी, मैं यहाँ पे अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रहा हूँ कि एक्चुअली में होगा क्या इवेंचुअली। और नॉट इवन मी, कोई और भी डिफेंस एनालिस्ट बोलते हुए टकरा रहा है इस बार, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो हुआ वो भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यूक्रेन रशिया में जो हुआ किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आर्मेनिया अज़रबैजान का इतना बड़ा मामला हो जाएगा कोविड के काल में, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और अभी चाइना ताइवान वाला जो सिस्टम चल रहा है, ये भी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है वॉर को, बट कोई डिनाई भी नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि सबको पता है कि पिछले जो कुछ 2 साल में, या जब से कोविड का काल ये शुरू हुआ है 2019 के नवंबर दिसंबर के बाद से, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल ही रही हैं। कोई
किसी ने कुछ सोचा हो, कोई बड़े से बड़े डिफेंस एनालिस्ट ने बताया हो कि नहीं जी ये नहीं होगा, वो हुआ है, हर पटल पे हुआ है, हर बार हर आदमी गलत साबित हुआ है। तो मेरा भी खुद का वीडियो था जब रशिया यूक्रेन वॉर चला हुआ था, तो आई थिंक वॉर छिड़ने के 7-8 दिन बाद हम लोग स्पेस में बैठे थे, वहाँ पे एक सर थे, तो सर ने ये बात रखी थी कि अमेरिका का ये कुछ दिनों में शुरू हो जाएगा कि चाइना विल अटैक ऑन ताइवान, बट चाइना विल नॉट टेक ऑन ताइवान और चाइना विल नॉट अटैक ऑन ताइवान, ऐसा उन्होंने बात रखी थी। मैं भी मानता हूँ कि चाइना विल नॉट अटैक ऑन ताइवान, बिकॉज चाइना को पता है कि उनके जो सी रूट्स हैं जहाँ से सारा ऑयल आता है, 60% ऑफ चाइना का ऑयल पूरा सी रूट से ही पहुँचता है वहाँ तक। बाकी का 20% रशिया से जो पाइपलाइन है जो साइबेरिया से होती हुई आती है चाइना तक, वो है, और बाकी थोड़ा बहुत आसपास के कुछ जगह से होगा, या वो जो खुद से भी करते होंगे वो है। लेकिन जो 60% ऑफ फ्यूल, बहुत बहुत बड़ी मात्रा है फ्यूल की, और फ्यूल इज़ इम्पॉर्टेंट इन वॉर। इफ़ यू डोंट हैव एन फ्यूल, फिर वॉर करके कोई फ़ायदा नहीं है, आप जीतने वाले नहीं हो अगर आपके पास ईंधन ही नहीं है जंग लड़ने के लिए। तो यहाँ पे पता नहीं कि क्या सिनेरियो बनेगा। मुझे नहीं लगता है कि चाइना विल अटैक ऑन ताइवान, बट नेवर नो, मैं नहीं कह सकता। मैं इस बात में मैं अपनी राय भी नहीं रख सकता। मेरे को अंदर ही अंदर वो फीलिंग आती है कि ऐसा हमने रशिया यूक्रेन में भी सोचा था एक बार को, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और अब तो ये लगने लगा है कि यस, चाइना विल अटैक ऑन ताइवान इन लास्ट ऑफ अगस्त और इन सितंबर ओनली, आई डोंट नो, बट मे बी इट कुड हैपन। तो आगे चलते हैं कि अच्छा, उन्होंने एक्सरसाइजेस के बहाने अपने बॉर्डर सिक्योर करना चालू कर लिया है। उन्होंने जो भी आर्टिलरी लगानी थी चाइना ने बॉर्डर्स पे, फ्यूजियान पे और इधर उधर सारी जगह उन्होंने सब लगा लिए हैं। जो जो उन्हें डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय करने थे उन्होंने सब डिप्लॉय कर लिया है। बहाना तो एक्सरसाइज का था, लेकिन उन्होंने सब कुछ कर लिया है अपना। उसी बहाने से ताइवान ने भी अपनी एक्सरसाइजेज चालू करी और उन्होंने अपना बॉर्डर जितना वो सिक्योर कर सकते थे कर लिया है। अब रही बात अमेरिका की कि विल अमेरिका हेल्प इफ चाइना इन्वेड्स ताइवान, क्या अमेरिका मदद करेगा चाइना की अगर चाइना ताइवान में घुस जाता है? तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ, जो बाइडन ने ताइवान के संदर्भ में एक बात कही थी कि अमेरिका विल ऑलवेज सपोर्ट मिलिटरली इफ एनी इन्वेजन फ्रॉम चाइना हैपन्स टू ताइवान। उसके बाद उस जो उन्होंने बोला उसको वाइट हाउस ने वापस से चेंज करवाया, एक नया नोटिफिकेशन आया जिसमें वो डिप्लोमेटिक वर्ड्स यूज़ करके इस बात को साफ सफाई दी गई कि हमारा एलाय है ताइवान, और जो उनकी वो ट्रीटी है वही बातें घुमा फिरा के कही गई, लेकिन इस बात को दबाया गया जो बाइडन ने गलती से वहाँ कह दिया। तो ये मेरा जो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि अमेरिका विल नॉट हेल्प ताइवान इफ़ दिस इन्वेजन हैपन्स। वो हथियार भेज देगा, पेट्रोलिंग करवा देगा मलाक्का स्ट्रेट में और जगह जगह जो उनके फिफ्थ नेवल स्ट्रीट है समथिंग, कुछ ऐसा ही उनकी जो बाकी जो शिप्स भी हैं और वेसल हैं, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जगह जगह उनके, तो अमेरिका के। बट मुझे नहीं लगता वो पेट्रोलिंग और हथियार पहुंचाने के अलावा कुछ करेंगे। जैसा उन्होंने यूक्रेन के साथ किया है वैसा ही वो यहाँ करेंगे। वो फ्यूल ही देंगे सिर्फ वॉर में, लगे आग उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस सिनेरियो में शिंजो आबे ने कोट किया था, और मुझे याद है जब शिंजो आबे ने बात कही थी कि जब यूक्रेन और रशिया वाला चल रहा था कि क्या अमेरिका हमारे साथ भी ऐसा कर देगा अगर
कल को कल को अगर चाइना वो चढ़ गया अगर ताइवान के ऊपर तो, और लेजिटिमेट बात थी और ये बात रखनी भी चाहिए थी सब किसी को, क्योंकि इतने कंसर्न्स हैं हर देश के। अगर ताइवान पे कोई अटैक कर सकता है तो जापान पे क्यों नहीं करेगा चाइना? भाई उसका अलाय सिर्फ और सिर्फ इसके साथ थोड़े ही है। जापान को भी खतरा है चाइना से, ताइवान को भी खतरा है चाइना से, और बाकी की जो छोटी कंट्रीज हैं आसपास की उन्हें भी खतरा है चाइना से। तो लेजिटिमेट कंसर्न था शिंजो आबे का, और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा था कि जब मैंने वो पोस्ट डाला था उनका असैसिनेशन कर दिया, और बहुत दुख हुआ ये जान के कि इतने अच्छे नेता, इतनी अच्छी सोच रखने वाले, भारत के साथ इतने बेहतर संबंध बनाने वाले नरेंद्र मोदी के साथ में, और जो शिंजो आबे का जो एक सिनेरियो रहा 5 साल 6 साल का, वो बहुत अमेजिंग रहा इंडो जापान रिलेशनशिप्स में। क्वाड में जो आया संबंध और बाकी की जगह पे जो रहा, वो बहुत अमेजिंग रहा इंडो जापान रिलेशनशिप्स में। तो शिंजो आबे का काफ़ी बड़ा रोल है दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप में, और अफसोस वो आज नहीं है हमारे साथ में। पर पता नहीं सिनेरियोस कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। मुझे अभी भी मैं दिल से फॉर श्योरली मैं जहाँ तक मेरे को समझ में आती हैं चीज़ें, बाइडन ने उस दिन बोल के वाइट हाउस से बयान चेंज हुआ, और उसके बाद इन सभी का एडमिनिस्ट्रेशन का जितने डेलीगेशंस हैं वहाँ पहुँच रहे हैं ताइवान में। तो ये फ्यूल ही किया जा रहा है इस वॉर को लेके, इसमें कोई डाउट नहीं रखिएगा। और मुझे नहीं लगता कि ये लोग हेल्प करेंगे। वही जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर इनके लेट सपोज शुरू में जो फ्यूल्स है, क्योंकि सारा फ्यूल आता है साउथ चाइना सी से और इधर उधर से घूम फिर के मलाक्का स्ट्रेट से, जिबूटी से, और इनके जो जिबूटी में तो खैर चाइना का अपना बेस भी है, नेवल बेस भी है उनका, बट वो इतना कुछ बड़ा कुछ नहीं कर पाएगा वहाँ पे जिबूटी में, वो जो उनका नेवल बेस है। अमेरिका के उससे ज़्यादा बेसिस हैं पूरे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में और इधर उधर। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखता है मेरे को। और आगे का अगर रखे बात, मलाक्का स्ट्रेट कोई पॉसिबिलिटी नहीं है वहाँ पे कि कुछ हो पाएगा। आगे अगर बात करते हैं सिंगापुर और वो जो बीच की लाइन है, तो वो आराम से रोकी जा सकती है, बट ये रोकी कुछ ही समय के लिए जाएगी। मैं नहीं मानता कि अगर वॉर हुई तो अमेरिका कुछ ऐसा इतना बड़ा कुछ करके दिखा देगा कि ये रुक जाएगा मामला, मुझे नहीं लगता। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। रशिया यूक्रेन की अगर मैं वॉर की अगर मैं बात करता हूँ, तो आपको 24 अगस्त आई थिंक 24 अगस्त यूक्रेन अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। यूएसएसआर से अलग हुआ था 24 अगस्त को। पता नहीं क्या सिनेरियो होगा उस दिन, बिकॉज आई डोंट थिंक कि उस दिन का वो दौर ठीक रहेगा। आने वाले 3 दिन बाद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। रशिया कुछ बड़ा कर सकता है या यूक्रेन, बिकॉज दोनों की तरफ से ही आपस में दावे किए जा रहे हैं कि वो जो वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पर मिसाइलें दागी जा रही हैं रोज़, और अगर उसके रिएक्टर में गलती से कुछ हो गया तो उसके बाद जो कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट होंगे उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चेर्नोबिल में सबको पता है वहाँ क्या हुआ था, ठीक है ना। इन्वेजन होने के बाद भी रशिया और यूक्रेन के जो सोल्जर्स थे वो दोनों आपस में, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे, यूएस ने सारा मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन पूरा कोट करके भर दिया था मीडिया में, बट ऐसा नहीं हुआ था। हुआ ये था कि जो यूक्रेनियन सोल्जर्स थे और जो रशियन सोल्जर्स थे वो दोनों आपस में ही चेर्नोबिल को उस समय कंट्रोल कर रहे थे। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट
जो ईस्टर्न यूक्रेन में पड़ता है उसको कंट्रोल कर रहे थे वो दोनों आपस में मिल के, उन दोनों के सोल्जर्स, वो सिक्योरिटी वही प्रोवाइड करा रहे थे, बिकॉज दे नो कि अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई तो इसके इफ़ेक्ट सबको देखने पड़ेंगे, A to Z। ना ही कोई यूरोपियन एलाई बचेगा। और आपको पता है ये न्यूक्लियर रेडिएशंस कैसे फैलते हैं, चेर्नोबिल वाला सबको पता है इंसिडेंट क्या हुआ था उस समय रशिया के साथ। तो खैर बहरहाल अभी जो सिनेरियो ये है कि वहाँ पे जो दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाता है उधर, वहाँ प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। और पता नहीं कि कौन आग लगा दे। यूक्रेन काफ़ी दिनों से, पिछले 7 दिन से जो मैं देख रहा हूँ, काफ़ी एग्रेसिव मोड में आ चुका है। उन्होंने जो क्रीमिया में उनके जो एयर बेसिस हैं और जो उन्होंने अपने एयर फाइटर्स वहाँ पे रखे थे रशियंस ने, आज तक शायद किसी वॉर में किसी दूसरी कंट्री का इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है जितना बड़ा यूक्रेन ने रशिया को दे दिया है पिछले 7 दिनों में। ड्रोन्स से हमले किए गए, उनके पूरे एयर बेसिस तबाह किए गए, उनके पूरे एयरक्राफ्ट उड़ा दिए गए। और छोटे मोटे एयरक्राफ्ट नहीं, मैं यहाँ सुकोई लेवल के एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूँ। मेरे पास अगर फ़ोटो हुई तो मैं यहाँ पे लगा दूँगा। तो पिछले 7 दिनों में काफ़ी कुछ बदल गया है वॉर का, काफ़ी एग्रेसिव मोड में आ चुका है। एक्चुअली हथियार पहुँच गए हैं यूक्रेन के पास अमेरिकन, तो और भी उन्हें तो पता नहीं वहाँ से क्या चल रहा है। और प्रेसिडेंट साहब ज़ेलेंस्की साहब का भी कुछ मेरे को, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि इस जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन का वो करवाने क्या चाहते हैं। रशिया पता है कि वो चाहे तो ख़त्म कर सकता है चीज़ों को एक बार में, और वैसे ही उसके ऊपर इतने सैंक्शंस लगे पड़े हैं जब से वॉर चालू हुआ है। तो अगर आप उस पर और भी सेक्शन लगा दोगे तो शायद मुझे नहीं लगता उसको कोई अभी फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी सैंक्शंस में है ही है। तो पता नहीं इसको फ्यूल क्यों करा जा रहा है इस वॉर को इतना। पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक हिल चुका है, सारे कंट्रीज़, खासकर इंडिया और बाकी के छोटे कंट्रीज़ हैं उन सबका बहुत बुरा हाल है। साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ का बहुत बुरा हाल है, मिड वेस्टर्न कंट्रीज़ का बहुत बुरा हाल है। तो देखना होगा कि आने वाला सिनेरियो कैसे बनेगा। मैं तो यही आशा करूँगा कि उस न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ ना हो, पर जितना मैं समझ पा रहा हूँ इस वॉर को ना उसी तरह धकेला जा रहा है कि ना ही ये एक्सेप्ट करेगा कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में हो रहा है हमने किया है, ना ही ये एक्सेप्ट करने वाले कभी कि जो अंदर हुआ है वो हमने किया है। पर यही होगा शायद कि कुछ न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफी होगी आने वाले समय में, और ना ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रशिया लेगा, ना ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूक्रेन लेगा। वेस्ट पूरा रशिया पे थोप देने वाला है सब कुछ। और इतने में ही कुछ हमें चाइना ताइवान का और चीज़ें गर्म होती दिख जाएंगी, और चाइना इंडियन रिलेशनशिप्स में भी चीज़ें गर्म होती दिख जाएगी। मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, आप इंडिया और चाइना, आप कितना ही कुछ कह लीजिए, इस वॉर को सिर्फ और सिर्फ आगे धकेला जा रहा है। ये वॉर समाप्त नहीं हुई है जो गलवान के समय से चालू हुई थी मई 2020 में, मई जून का ही समय था। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप आगे धकेल रहे हैं, ये रुकेगा नहीं। इसका एंड जंग से ही होना है, ये बात तय है। भारत कितना सक्षम है सबको पता है। पॉलिटिकल सिनेरियोस क्या बनेंगे उसी के ऊपर डिपेंड होगा कि आने वाले समय में होगा क्या, या जो भी चाइना ताइवान वाला भी जो चीज़ें बनेगी और फिर कैसे उसमें इंडिया सपोर्ट करेगा या क्या करेगा। दूसरी बात जो अहम बात है यहाँ पे, अजीत डोवल रशिया के दौर पे थे, पता नहीं कितने लोगों ने नोटिस किया। अजीत डोवल वॉज इन रशिया 3 days बैक, और वो वहाँ गर्मी नापने ही गए थे, मैं इतना यहाँ पे बोल सकता हूँ।
कोई और सिनेरियोज नहीं हैं, वो सिर्फ गर्मी नापने गए हैं कि अभी आने वाला समय कैसा है। CIA ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है, जो असैसिनेशन वाला जो सिस्टम है उनका वो चालू हो गया है। और जब CIA करना चालू कर रही है तो मुझे नहीं लगता अब रशियंस भी चालू शांत रहेंगे, ये लोग भी अपना स्टार्ट करेंगे। आपको कल यस प्रेसिडेंशियल इस्टेब्लिशमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, यूक्रेन में एक आई थिंक सेक्रेटरी हैं या हेड हैं, कुछ तो वो किसी ओहदे पे हैं, नाम मेरे को ध्यान नहीं है, कुछ तो एंड्रू या एंड्रे करके कुछ नाम है उनका। उन्होंने एक ऐसा वाक्य कहा कि उसके बाद चीज़ें ख़राब हुई और उनके कहते ही हो गई। उन्होंने कहा कि हमें रशिया को ऐसा सबक सिखाना है कि जो रशियन एडमिनिस्ट्रेशन के लोग नहीं सिर्फ, या पुतिन नहीं बस, उनके बच्चों के भी बच्चे याद रखें कि उन्होंने पंगा किससे लिया था। और उसका ये बात कहते ही पुतिन का, जिनको दिमाग कहा जाता है, जो पुतिन को चीज़ों के बारे में समझाते हैं या बात करते हैं, उनकी बेटी पे हमला हो गया, उनकी कार में बम से कार को उड़ा दिया गया। वो लड़की इज शी डाइड और इज शी अलाइव, आई डोंट नो, आई नीड टू चेक इट। अगर हो जैसा भी होगा मैं यहाँ पे डाल दूँगा, बट उस पर अटैक हुआ, उन्होंने ये बोला है। और उसको बोलने की आई थिंक ज़्यादा समय नहीं रहा होगा, 5-6 घंटे का डिफरेंस रहा होगा, और उस लड़की पे अटैक हुआ। तो चीज़ें अब बिगड़ने लगी हैं। ये जो CIA KGB हम बहुत पहले देखते थे, आई थिंक वो दोबारा वापस ना आ जाए कुछ समय के लिए, बिकॉज़ आएगा तो सही, बिकॉज़ ये सब शुरू हुआ है, तो देखना होगा। अगस्त का समय और सितंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे सिनेरियोस को लेके। चीज़ें कितना ठीक होंगी, कितना ख़राब होगी, मुझे नहीं जानता। मुझे ठीक होने का तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ख़राब होने का यहाँ तक है कि न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफी हो सकती है, चाइना ताइवान हो सकता है, इंडो चाइना भी हो सकता है। पाकिस्तान को एक बार रूल आउट कर दो, बिकॉज़ उनका सत्यानाश होना तय है। ये मैं आपने पहले भी मैं बोल चुका हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और पाकिस्तान के जो इनके ISI के ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ एक हो चुका है, एक बार था, मैं पहले वीडियो में बात कर चुका हूँ। जैसा जो होगा वो तय है। देखिए, ज़्यादा बात ना घुमा फिरा के मैं इतनी सी बात कह देता हूँ, कश्मीर का मुद्दा जो हल होके रहेगा। आपका POK भी आपके पास आएगा, बहुत जल्द आएगा, और पाकिस्तान को उसके किए कर्मों का फल आज रात से मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगा यहाँ पे इस बात को लेके, लेकिन भरोसा रखिए आप इस पे भी, और जो बाकी के लोग बैठे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे एक इंडो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है, जो अपना इंटरनल मैटर है, उसके पे मैं बात करने वाला हूँ। मोदी जी वेडनेसडे को, आई थिंक 24 ही है वेडनेसडे, 24 बहुत इम्पॉर्टेंट डे होने वाला है पूरे जो पॉलिटिकल सिनेरियो में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विज़िट करने वाले मोहाली में, किसी हॉस्पिटल का इनाग्रेशन है आई गेस। मीडिया में अभी बात नहीं है, 2-4 मीडिया किसी ने तो कोट किया था तो मुझे पता चला। ठीक समय नहीं आने का, यहाँ काफ़ी टाइम से हाई अलर्ट है, और हाई अलर्ट हो भी जाता है खैर जब प्राइम मिनिस्टर की विज़िट होती है किसी भी सिटी में, तो वो ठीक
अभी सिनेरियो ठीक नहीं है चंडीगढ़ मोहाली का। ये वही मोहाली की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे आईबी के दफ्तर में आरपीजी से अटैक कर दिया था। तो वो तो पूरा हादसेमय घटना भी मैं बोलूँगा, उसको इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स बोलूँगा कि यह एक आईबी के ऑफिस में आरपीजी ही से ही हमला हो गया है। ईंट पत्थर मार देते, बंद गोली चला देते, कुछ और हो जाता। आरपीजी दाग देना रोड से खड़े होके बहुत बड़ी बात है। कोई नुकसान नहीं हुआ था उस समय। जो यहाँ पे वो ऑफिशियल थे वो भी आके यही बोल रहे थे कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। मैं भी बोलता हूँ बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिस लेवल का ये अटैक था आरपीजी से, रोड पे खड़े होके दाग देना आरपीजी, वो बहुत बड़ा सिनेरियो है। इसको आप इतना छोटे तरीके से नहीं आंक सकते थे जिस तरीके से उसको किया गया। खैर ये क्योंकि मामले को दबाना भी था, उसके बाद इसी वजह से किया हो ऐसा वक्तव्य आया ऑफिशियल्स के तौर पे। मैं उसको समझता हूँ, मेरी चीज़ों को, उसमें मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। पर हाँ, इसी मोहाली में वो आएंगे और यहीं पे इनॉग्रेशन है और समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कह पाऊँगा यहाँ पे, लेकिन अगर ये हुआ तो ये विज़िट अगर कैंसिल हो सके तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि ये विज़िट कैंसिल कर दी जाए, क्योंकि सिक्योरिटी लैप्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं। मैं भरोसा करता हूँ एसपीजी पे और बाकी सारी एजेंसीज़ के ऊपर, आँख बंद करके भरोसा करता हूँ। लेकिन पंजाब का सिनेरियो आपको पता है, यहाँ की सरकारों का आपको पता है। और मैं इससे पहले नहीं, शायद मैंने एक वीडियो और बनाई थी लेकिन वो कभी पोस्ट नहीं हो पाई। उस बात का खेद रहेगा मेरे को कि मैं पंजाब के सिनेरियो पे बात करी थी और मैं वो वीडियो डाल नहीं पाया। उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास, लेकिन उसका वीडियो नहीं है। उसका वॉइस ओवर तो है मेरे पास, बट मैं बीच बीच में उसको अपने दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डालता रहता हूँ। तो सॉरी अबाउट दैट। मैं वो वीडियो कभी पोस्ट ही नहीं कर पाया, बीच में टाइम नहीं मिला। अभी भी शायद नहीं हो पाएगा बिकॉज वो टाइम का बड़ा सिनेरियो है, बिकॉज मैं भी थोड़ा सा बिज़ी रहता हूँ और उसके बाद समय निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। खैर, ये तो रही बात आने वाले विज़िट की 24 तारीख की, तो ठीक समय नहीं है। दूसरा जो रिफ्यूजी वाला सिस्टम हुआ है, आपको पता होगा हरदीप सिंह पुरी साहब ने, मैं उनको बहुत, सर को कभी मैं उनसे मिला नहीं हूँ, बट वो एक एमिनेंट पर्सनैलिटी है और ही इज़ लाइक टॉप ऑफ द टेबल। हरदीप सिंह पुरी सर इज़ लाइक, मैं उनको डॉक्टर एस जयशंकर, नितिन गडकरी जी और हरदीप सिंह पुरी ये कैबिनेट के टॉप लेवल के आदमी हैं, ठीक है। वो आईएफएस ऑफिसर हैं और क्या आदमी की ऑरा है और क्या पर्सनैलिटी है उनकी। उन्होंने ट्वीट करके बताया था जब कि ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स जो हैं दिल्ली में, वो रोहिंग्यास को, जो रिफ्यूजीज़ हैं, जो बांग्लादेशी हैं भारत में जो रहते हैं, जो पार्लियामेंट में भी आंकड़ा दिया था जब 2 करोड़ के आसपास उन्होंने बताए थे कि ये बांग्लादेशी रहते हैं, उससे ज़्यादा ही रहते हैं, सबको पता है दिल्ली में कितने लोग हैं, ठीक है ना। या कश्मीर में कितने बांग्लादेशी रहते हैं रिफ्यूजीज़, जानबूझ के बसाए गए। दिल्ली में भी अब उनको पॉलिटिकली मोटिवेट करके उनका फ़ायदा उठाया जा रहा है बांग्लादेशियों का, सब अंदर ही अंदर बसा दिए गए। और जब से दिल्ली में सरकार बदलाव हुआ 2013 में, उसके बाद से तो चीज़ें ख़राब होती चली गई। कोई कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर, वो फैले हुए हैं चारों तरफ। तो पहले मैं बताता हूँ कि ये प्लान बनाया क्यों गया था, उसके बाद बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या हुई, इसको वापस से रिवर्ट बैक क्यों किया गया। इनको डिपोर्ट करने की बात हुई कि यहाँ से बाहर निकालो, पूरा मानता हूँ निकाल देना चाहिए, हमारे नहीं है, जिनके हैं वो संभालें, हटाओ इन्हें यहाँ से। मुझे इस देश में कोई गंदगी नहीं पसंद। गया वो भाड़ में जाए, वो दया भावना वाला सिस्टम। आपको अपना देखना है, मैं पहले भी ये भी बोल चुका हूँ, आपको अपनी जेब देखनी है, आपको अपना सिस्टम देखना है। ये लोग 500 रुपये लेके आपका गला रेत देंगे,
इन्हें यहाँ से बाहर निकालो, ये आपके देश के नागरिक नहीं हैं। हमने किसी का ठेका नहीं उठाया हुआ, सबको बाहर करो इनको। दूसरी बात ये है कि इनको सबको, बिकॉज ये फैले हुए हैं चारों तरफ, जब डिपोर्ट करने की बात रखी गई पटल पे, तो मीटिंग के दौरान, ये मीटिंग हुई है आज से 3 दिन पहले, जब रिफ्यूजीज़ को लेके एक मीटिंग बैठाई गई गृह मंत्रालय में, और रोहिंग्या की जब बात आई गई तो इनको डिपोर्ट करवाना है। क्यों डिपोर्ट करवाना है? जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने वाले कुछ समय में, जैसे ही पाकिस्तानी सिनेरियो थोड़ा सा बिगड़ेगा और वहाँ थोड़ी आगजनी होगी और हालात बिगड़ेंगे, और जब पाकिस्तान अपने में उलझा रहेगा, उस समय या उस समय के बाद, या जब भी भारत सरकार को ठीक लगेगा, जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस करवाएंगे। मैं पाकिस्तान का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है उसका कश्मीर के ऊपर, आज भी है, पहले भी था, आने वाले समय में नहीं रहेगा, इस बात की भी गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन अभी भी वहाँ रेडिकलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। तो जैसे जैसे चीज़ें हालात ख़राब होंगे वहाँ पे, वैसे वैसे कश्मीर में सुधार होता रहेगा। वार तो सीधा एक ही है, ख़त्म जब करना है, पाकिस्तानी फ़ौज को ठीक कर दो साहब। अगस्त का महीना है, उड़ा दो, बाकी जब आपको ठीक लगे कर लेना। लेकिन वार सीधा वहाँ होना चाहिए। और अपने घर में कर करके राष्ट्रीय राइफल्स थक गई है भाई, कितनों को मारेंगे और ख़त्म नहीं होंगे, सबको पता है। वहाँ हर घर में सिस्टम है, जब वो छोटा बच्चा 10 साल का 18 का होगा, वो उठा लेगा हथियार। तो जहाँ से वो सोच आ रही है, उस सोच को ही ख़त्म कर डालो, बाकी सारी चीज़ें तो धीरे धीरे टेक ओवर कर जाएंगी। और जैसा कि अभी बहुत 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 चेंजेस आए हैं कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर काफ़ी देखा है, तो काफ़ी चेंजेस आए हैं कश्मीर के अंदर, काफ़ी सुधार हुए हैं। लेकिन जो अभी भी वहाँ पे मेंटेलिटी है लोगों की, उसको चेंज करने के लिए जड़ बुद्धि को उड़ाना पड़ेगा। जड़ बुद्धि है आपका वेस्टर्न पार्ट, तो उसे उड़ाना पड़ेगा। सीधी सी बात है, ठोक दो, ख़त्म करो मामला। तो वहाँ इलेक्शंस करवाने हैं, और जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी रोहिंग्या हैं जो कि इलेक्शंस में प्रॉब्लम करते, और जम्मू कश्मीर में इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं करवानी है। 2023 में यहाँ पे G23 मीटिंग होने वाली है, तो काफ़ी देशों के यहाँ पे लोग आने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में भी जाएंगे वो लोग विज़िट करने, वहाँ पे भी रखाया गया है। लद्दाख में या कहीं तो जम्मू में भी कुछ दिन रहेगा डेलीगेशंस का, जहाँ तक मुझे याद है। और मीटिंग होगी 2023 में है जो मीट है। तो इलेक्शंस आई थिंक इसी बीच में होंगे, इससे पहले ही करवा लिए जाएंगे। 2023 में जो मीट है ये T20 वाली, इससे पहले ही करवाए जाएंगे। और तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए डिपोर्टेशन की बात आई थी। और जो वहाँ पे अंडर सेक्रेटरी जो वहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी मौजूद थे उस मीटिंग में, उन्होंने इस प्रपोज़ल को देखा और एक्सेप्ट किया कि ठीक है, इन्हें EWS में अलाओ और इनको कन्फाइंड करो, ये इधर उधर ना जाए, इनको सिक्योरिटी देंगे सो दैट कि ये बाहर निकलें तो पता रहे कि कहाँ जा रहे, कहाँ नहीं जा रहे, वापस आए कि नहीं है। तो ये बात थी कि इनको संगठित करना है, क्योंकि अब ये चारों तरफ फैले हुए हैं। तो डिपोर्टेशन कैसे होगा, पहले इन्हें एक जगह ले आओ, उसके बाद इन्हें बाहर फेंकेंगे। उसके बाद सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया, और जायज़ सी बात है, मचना भी चाहिए था, मैं भी मानता हूँ। बाकी लोगों के लिए आज तक कोई कुछ नहीं किया गया, इनकी डिपोर्टेशन के लिए सब कुछ सोच लिया गया। जो पाकिस्तान से शरणार्थी आए हुए हैं, जो अफ़गानिस्तान से शरणार्थी आए हुए हैं, जो हिंदू हैं, जो बाकी के बुद्धिस्ट हैं, जो पारसी हैं, उन लोगों के लिए आज तक कुछ नहीं किया गया। कश्मीरी पंडितों के लिए क्या कर लिया आज तक? परसों की बात है, शायद एक और हत्या हो गई।
तो ये तो चलता ही रहेगा। खैर मैं क्या ही बोलूँ, मैं तो कश्मीर के ऊपर काफ़ी बार ये बात रख चुका हूँ। यूट्यूब के माध्यम से नहीं रखी है, लेकिन और भी कई माध्यम है जहाँ से मैं सीधा जुड़ने की कोशिश करता हूँ ऊपर बैठे लोगों से। तो काफ़ी बार मैं ये बात कह चुका हूँ कि पता नहीं कब आप सुधार लाएंगे या कैसे सुधार वो आएगा, और सीधी सी बात है, वो जो जड़ बुद्धि है उसको उड़ा दो। और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में कुछ किया जाएगा बहुत जल्द, तो देखते हैं क्या होता है। तो जो जॉइंट सेक्रेटरी थे उन्होंने ये बात कह दी, प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो गया। ANI जो वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने ये बात पब्लिश कर दी, और उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। लोगों की प्रतिक्रिया आने शुरू होने के बाद क्लैरिफिकेशन आई गृह मंत्रालय की तरफ से कि भैया ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दैट मीन्स कि जॉइंट सेक्रेटरी ने जो प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया, जो पास किया, उन्होंने या तो अपने ऑफिशियल से जो हाई कमांड है, अमित शाह गृह मंत्री, उनसे कोई बात नहीं कही इस बारे में, या कोई बात नहीं की गई इस बारे में। सीधा डिसीजन उनका था, क्योंकि मुझे नहीं लगता, इट्स हाईली अनलाइकली कि रोहिंग्यास के ऊपर, बिकॉज अमित शाह वॉज वेरी वोकल ऑन रोहिंग्यास। मुझे वीडियो याद है, वो उन्होंने जो संसद में दी। और रोहिंग्या का कहते हैं, रोहिंग्या के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, ब्रह्मदेश के लोग वाया बांग्लादेश आते हैं, और ब्रह्मदेश सेक्युलर कंट्री है, फिर भी वाया बांग्लादेश आते हैं। रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं आज फिर से ही वॉज वेरी वोकल ऑन रोहिंग्यास की नहीं, यहाँ से बाहर फेंकना है, ये हमारे है ही नहीं, तो हमें रखने का कोई फालतू में कीड़ा भी नहीं उठा हुआ है। और उसके बाद वहाँ से गृह मंत्रालय से ट्वीट आया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इनको नहीं रखा जा रहा, EWS वाले फ्लैट्स में इनको कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही, ऐसा ऐसा करके वो ख़त्म हो गया। और जो कि ख़त्म हो चुका है, ये नहीं होने वाला दोबारा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, नहीं करने वाली अब गृह मंत्रालय इस पर कोई चर्चा नहीं करने वाला। इंटरनली इसको कैसे देखा जाएगा, वही सिनेरियो रखा जाएगा सिक्योरिटी एजेंसीज की हेल्प से, बट कोई ऐसा ट्रैक डाउन नहीं होगा कि इनको डिपोर्ट करने के लिए पहले किसी जगह पे लाया जाएगा और फिर वहाँ से इन्हें उठा के बाहर फेंकेंगे। प्लान पूरा फेल हो चुका है। क्या तो आपके अंदर वो विश ऐसी हो कि आप, ठीक है, ये बातें नहीं कह सकते आप पब्लिकली कि ये सिनेरियो बने थे, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई पब्लिक में डोमेन में अवेलेबल नहीं है चीज़ें, बट यही था। तो अब उन्होंने या तो ये चीज़ें हल्की हल्की सी लोगों के दिमाग में डालो, या फिर कैसे आपको करना है, या फिर आप अड़े रहो अपने डिसीजंस पे कि भाई हमें करना है, हम करेंगे, और उसके बाद आप रिजल्ट दिखाओ ना। आप CAA NRC ले आए, दिल्ली में दंगे हो गए, उसके बाद क्या हो रहा है, पोस्टपोन, सिर्फ यही हुआ है, कुछ तो हुआ नहीं। और वही वाली बात हो गई, वो सनी देओल का डायलॉग है, तारीख पे तारीख दे दी आपने, उसको अमल तो कीजिए। खैर जो भी है, तो ये तो है आपका गृह मंत्रालय, जो पता नहीं कैसे चल रहा है। मैं तो सच में बहुत हताहत हूँ। मेरा खुद का साथी युवा मोर्चा से जो थे वो चले गए इस दुनिया से, और किसी के मुंह से कुछ भी नहीं निकला। मैं वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बिकॉज बात की कहीं पहुँच जाती है। मैं सारे पार्टी की मेंबरशिप भी मैं छोड़ दी है, मैं नहीं हूँ अभी किसी भी विंग से जुड़ा हुआ। पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं काफ़ी फैसिनेट हूँ, और मैं आगे अगर मौका मिलेगा तो मैं उनके साथ काम करने के लिए सोचूंगा। बट अभी मैंने सारी जगह से अपने आप को हटा लिया है, पीछे कर लिया है, बिकॉज मैं काफ़ी अंदर से दुखी था जब उस समय वो सिस्टम चालू हुआ था।
और एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं, गृह मंत्रालय कुछ नहीं कर रहा है, प्रधानमंत्री कार्यालय कुछ नहीं बोल रहा है। एक एक कुछ ट्वीट ही हो जाता अगर, तब भी दिल को शांति मिल जाती कि चलिए किसी को परवाह है। एक शब्द नहीं बोला किसी ने। आपके अपने कार्यकर्ता हैं, और जब आपको अपने अपने कार्यकर्ताओं के बारे में कुछ नहीं परवाह पड़ी है, तो पता नहीं मुझे कौन से देश की आप चिंता में लगे हुए हैं, जब आप अपने लोगों की चिंता नहीं कर सकते। आपके वो अपने लोग जिन लोगों की वजह से, या जिन लोगों की सिर्फ इतने से कंट्रीब्यूशन का भले ही हो, आपको आज प्रधानमंत्री या गृह मंत्री बनाया है। छोटा मुंह बड़ी बात, मैं नहीं मानता कि हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत बड़ा चेहरा है, बट कहीं तो स्टैंड करते होंगे। आप लोगों ने एक शब्द नहीं बोला, बस वो नाम नहीं लूँगा, वो दिल्ली से जो हैं वो आ जाते हैं फंड रेज करने। इस बार वो कर्नाटक वाले सर भी आ गए फंड रेज करने। मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी, खैर मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी कि वो भी फंड रेज करने पहुंच जाएंगे, कि हम इनकी फैमिली की हेल्प करेंगे और आइए हम एकजुटता के साथ पैसे इकट्ठे करते हैं। भाई पैसे इकट्ठे करके क्या कर लोगे यार, अगले का आदमी चले गया। मैं उनसे नॉर्थ कर्नाटका में मिला था पिछले साल शिवरात्रि के दिन पे। कोई जवाब ही नहीं है देने के लिए आपके पास। आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसा पैसा रख लीजिए, नहीं चाहिए। 1-1 करोड़ रुपए दे आए आप, क्या कर लेंगे आप उसका पैसे का। जिन लोगों को एक शब्द कह देते अगर तो कुछ बिगड़ नहीं जाता, उन लोगों के मुंह से एक चू नहीं निकली। कोई बात नहीं, ठीक है। बस मैं अब अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, ज़्यादा समय ना लूँगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैं देखता हूँ इसको कैसे करना है। एक पूरा अपलोड कर दूंगा, उसके बाद इसके पार्ट्स कट कर देता हूँ, जहाँ जहाँ पे मैंने जो बातें करी हैं ये सब ही रहेगा, देखा जाएगा अभी। बट 24 अगस्त नरेंद्र मोदी जी मोहाली में आ रहे हैं, ना आइए सर, यहाँ का सिनेरियो ठीक नहीं है। 24 अगस्त यूक्रेन का इंडिपेंडेंस डे है। पता नहीं रशिया क्या करेगा, बट बनाने तो नहीं देगा। जो भी होगा पता नहीं, पता चल जाएगा। जो न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी की मैंने बात करी है इस वीडियो में, दोनों में कोई गड़बड़ करेगा, ज़रूर करेगा, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ये लेने वाले ना ये लेने वाले। लेकिन क्योंकि मीडिया, सारा मीडिया, पूरे वर्ल्ड का मीडिया वेस्ट कंट्रोल करता है, तो वो सारा ब्लेम रशिया पे जाने वाला है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। चाइना, ताइवान और इंडो चाइना कुछ नहीं कहा जा सकता अभी, जहाँ तक डेवलपमेंट हुई है सिनेरियोज में, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बट चाइना में इन्वेड ताइवान, पता नहीं, या मे नॉट, आई डोंट नो, अभी नहीं कह सकता। आने वाला समय अगर कुछ बताएगा तो मैं ज़रूर आपके साथ दोबारा जुड़ूंगा और बताऊंगा। इंडो चाइना की अगर बात रही, तो अगर ये चाइना ताइवान का मामला बिगड़ता है तो देखना होगा, बिकॉज इंडिया इज़ नॉट एक्सेप्टिंग एनी वॉर और नीदर इंडिया वांट्स एनी वॉर। वैसे ही यहाँ पे अभी बहुत ख़राब माहौल है। और रही बात इंडो पाकिस्तान वाले की, वहाँ आपको जंग करने का कोई तुक भी नहीं बनता है, वो अपने आप ही टूट के बिखर जाएगा। देख लीजिएगा आप, कुछ टाइम में आपको दिख जाएगा, आज रात से ही दिखना चालू हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बोला था। तो वो अपने आप ही टूट के बिखर जाएगा, आपको बस घुसना होगा बाद में, वो आप कभी भी घुस जाइएगा, हो जाएगा, वहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली कभी भी। और रही बात यूएस की, दूसरों को कोई गाली देने वाला है नहीं, ठीक है। और उन्हें जो करना है वो करेंगे, उन्होंने प्रोवोकेशन करना है उन्हें, वो करते रहेंगे। ताइवान में
रोज़ कोई ना कोई जाता रहेगा अनटिल एंड अनलेस जब तक चाइना कुछ ना कुछ करने की सोचता है तब तक। नोटिफिकेशन की मैं तो तलाश कर रहा हूँ कब अमेरिकन नोटिफिकेशन आए ताइवान को लेके कि भाई निकलो भागो यहाँ से, अब कुछ होने वाला है। खुदा ना खास्ता कि कुछ हो ऐसा, मैं यही दुआ करूँगा। बट जिस हिसाब का ये मुल्क देश है अमेरिका, कभी भरोसा नहीं करिएगा इन पे, ना ही किसी यूरोपियन कंट्रीज़ पे भरोसा करिएगा। इंडिया में बहुत फ़ैन है फ्रांस के, ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन जिस तरीके से काम करते हैं ठीक है, बढ़िया है, एलाई है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा मुझे पता है एक्सटर्नल अफेयर्स तो बिल्कुल भी नहीं करती है मिनिस्ट्री, ना डॉक्टर एस जयशंकर करते हैं किसी पे ऐसे आंख बंद करके भरोसा। सबका अपना अपना टेम्परेचर है, कोई बहुत गर्म है तो कोई ठंडा पड़ा हुआ है, वो उन्हें पता है कैसे करना है हैंडल। तो बस मैं यहीं पे वीडियो की समाप्ति करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।